मेरी सहेली की शादी को 1 साल हो गया था और आज इतने दिनों बाद वह मुझसे मिलने मेरे घर आई थी और हम दोनों ने ढेर सारी बातें की और फिर वो किसी काम से अपने हस्बैंड के साथ बाजार चली गई। मैंने अपना लैपटॉप ऑन किया। वो घुंघराले बालों वाला लड़का जिसे 22 इंच की अपनी कंप्यूटर स्क्रीन पर देखकर कुछ अजीब सा एहसास हुआ तो था, लेकिन मैंने उसे नज़रअंदाज कर दिया। मेरी फेसबुक आईडी में ना जाने कैसे बार बार मेरे सामने आ जाता था। फेसबुक के किसी ग्रुप में मुझे किसी मित्र द्वारा जोड़ दिया गया था, जहां उस लड़के को उसके किसी मित्र या सहेली ने जोड़ा होगा। मैंने स्वयं की राजनीति के मामलों में दिलचस्पी न होने के कारण शायद उसकी किसी पोस्ट पर टिप्पणी कर दी थी। बस यहीं से मेरा और उसका पहला बार इंटरनेट की आभासी दुनिया में एक दूसरे से परिचय हुआ था। विचार समान थे तो तुरंत ही मैंने अपनी ओर से मित्रता का संदेश उसको भेज दिया था। वैसे मैं भूल चुकी थी कि मैंने किसी लड़के को संदेश भेजा भी था। लड़कियों की रिक्वेस्ट कोई बड़े दिल वाला ही रिजेक्ट करता है, सो मेरी रिक्वेस्ट को भी जल्दी ही स्वीकार किया जा चुका था। वैसे ज़िंदगी में कभी प्यार व्यार हुआ नहीं था, तो प्यार के बारे में ज़्यादा सोचना भी नहीं हुआ। मैं उस वक्त बीए कर रही थी और अपनी स्वयं की बनाई दुनिया में खुश भी थी। एक दूसरे की मित्रता स्वीकार करने के 2 दिन बाद मेरी स्क्रीन पर एक मैसेज आया जिसमें सिर्फ हाय लिखा था। मैंने भी उत्तर में सिर्फ हाय लिख दिया। उसके बाद उधर से पहला सवाल आया, क्या करती हो? कुछ नहीं, बस पढ़ाई, मैंने कहा। हम दोनों में से किसी ने भी एक दूसरे का नाम नहीं पूछा, क्योंकि उसका साधारण सा नाम था और ये नाम था राजेश। वैसे आज के समय में किसी लड़के लड़की बनकर फेसबुक पर छाए रहते हैं कई लड़के, और अपने ही मित्रों की गर्लफ्रेंड बनकर अपने पुराने हिसाब किताब चुकता करते रहते हैं। लेकिन मैंने उसके बारे में ज़्यादा जानकारी जुटाने की ज़रूरत नहीं समझी। इसके बाद कुछ दिनों तक कोई बातचीत नहीं हुई। कुछ दिनों के बाद एक पोस्ट पर मेरी नज़र पड़ी जिसमें लिखा था, मुझे अकेला छोड़ दो, मुझे अकेला रहना है। यह पढ़कर मुझे थोड़ा आश्चर्य हुआ, क्योंकि ये पोस्ट उसी लड़के की थी। ये पढ़कर मुझे लगा शायद वो किसी से प्यार करता है और उसी में नाकाम है, जिसकी परिणति इस पोस्ट के रूप में हुई होगी। ये मेरा सिर्फ अनुमान ही था। मुझे कभी किसी से प्यार व्यार नहीं हुआ था, लेकिन प्यार के नाकाम होने वालों से थोड़ी सहानुभूति अवश्य थी। व्यक्तिगत रूप से प्यार में पड़ना मुझे भी वेस्ट ऑफ टाइम ही लगता था। मैंने इस पोस्ट का कारण जानने के हिसाब से एक मैसेज करके पूछ ही लिया, क्या हुआ? कुछ नहीं, अपनी फ्रेंड से झगड़ा हुआ है बस, उसने कहा। उसकी फ्रेंड थी या गर्लफ्रेंड, मुझे अब तक ये पता नहीं था, इसलिए मैंने उसे सांत्वना देने के भाव से इतना ही कहा, तुमको तो इससे अच्छी लड़की मिल जाएगी। इस बार जवाब में उसने सिर्फ ही लिखा और ऑफलाइन चला गया। वैसे तो हमेशा मैं ही दूसरों को जवाब दिए बिना ऑफलाइन हो जाती थी, परंतु इस बार वो मेरे कन्फ्यूजन को दूर किए बिना ऑफलाइन हो गया था। इसके बाद फिर कुछ दिनों तक हमारी कोई बात नहीं हुई। हमारे बीच कभी कभी सिर्फ हाय हेलो ही हो जाया करती थी। एक दिन बातों में मैंने उससे पूछा, क्या करते हो? उसने कहा वो लखनऊ में रहकर प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारियां करता है। यह सुनकर मुझे अच्छा लगा, क्योंकि मैं खुद भी सिविल सर्विसेज में जाना चाहती थी। अब उस लड़के के लिए मेरे मन में काफ़ी सम्मान आ चुका था। वो मेरे सपने, जिन्हें मैं पूरा करना चाहती थी परंतु अपने पारिवारिक स्थिति के चलते पूरा नहीं कर सकती थी। मैंने अनुमान लगाया कि वो पढ़ने में होशियार होगा, तभी सिविल जैसी परीक्षा की तैयारी कर रहा है। सिविल का क्रेज़ आज के युवाओं में पहले से अधिक तो है, परंतु व्हाट्सएप और फेसबुक का प्रेम कईयों के सपनों के बीच आ जाता है। फिर उसने भी मुझसे मेरी पढ़ाई और परिवार के बारे में पूछा। पढ़ने के नाम पर मैं बीए की पढ़ाई कर रही थी और परिवार के बारे में कहना ही क्या। परिवार शब्द ही बेतुका था मेरे लिए, क्योंकि बचपन में ही माँ ने आत्महत्या करके अपना जीवन समाप्त कर लिया था और पिता भी अलग रहते थे। सो मैं अपने पिता के बड़े भाई के घर में रहती थी और उसी घर को अपना परिवार मानती थी। परिवार का सवाल आने पर मैंने ना जाने क्यों उसे सब सच बता दिया। इससे पहले कभी भी किसी को अपने परिवार के बारे में सच बताना मुझे नापसंद था। मेरे बारे में जानने के बाद उसने मुझसे थोड़ी सहानुभूति प्रकट की। अब मुझे उससे थोड़ा सा लगाव महसूस होने लगा था। इसके बाद हम दोनों रोज़ फेसबुक पर एक दूसरे का इंतज़ार करने लगे थे। फेसबुक चलाने के लिए मुझे बहुत कम वक्त मिलता था,
क्योंकि मैं अपनी स्वयं की बनाई दुनिया को सबसे छुपा कर रखना चाहती थी। हम दोनों अब तक सिर्फ एक दूसरे के मित्र ही थे। वो रोज़ मेरे ऑनलाइन आने का इंतज़ार किया करता था। मैं अक्सर रात के 10 बजे के बाद ही ऑनलाइन आया करती थी और वो मेरा इंतज़ार किया करता था। मेरे ऑनलाइन आते ही कई अन्य मित्रों के भी मैसेज आने लगते थे जिन्हें मैं नज़रअंदाज कर दिया करती थी। एक दिन मेरी अपने ही परिवार में जातिवाद के मसले पर लंबी बहस हो गई, जिसकी वजह से दिमाग में समाज को लेकर अनेक सवाल आए और मेरा मन खिन्न हो गया। उस रात अपनी आदत के मुताबिक मैं रात के 10 बजे ऑनलाइन तो आई, लेकिन उसे कोई मैसेज नहीं किया, जबकि वो रोज़ की भांति मेरा इंतज़ार कर रहा था। आखिरकार उसने ही मुझसे कोई मैसेज ना भेजने का कारण पूछा, तो मैंने अपना सारा विवाद बयान कर दिया। जब उसे पता चला कि विवाद का मुद्दा जातिवाद है, तो उसे लगा मैं किसी अन्य जाति के लड़के से प्यार करती हूँ। इस बार उसने मुझसे सीधा ही सवाल पूछ लिया, क्या तुम किसी से प्यार करती हो? ये सवाल सुनकर मुझे थोड़ा आश्चर्य हुआ। मैंने पूछा कि तुमने ये सवाल क्यों किया? लड़कियाँ ऐसे ही जाति के मसले पर बहस नहीं करती, उसने पलट कर जवाब दिया। मैंने प्यार की बात को अस्वीकार करते हुए कहा, मैं किसी से प्यार व्यार नहीं करती। उस दिन पहली बार उसने मुझसे अपना नंबर दिया मुझे और मुझे जल्द कॉल करने के लिए कहकर मुझसे मेरा नंबर मांगा। उस वक्त मेरे पास अपना व्यक्तिगत नंबर नहीं था। मुझे उससे थोड़ा सा लगाव ज़रूर था, पर इतना भी नहीं कि उसे फ़ोन किया जाए। आजकल प्यार करने वाले युवा प्यार बाद में होते ही और अपनी वाली को नया फ़ोन थमा देते हैं, और ताकि उनसे दिन में ना सही रात को ही सबकी नज़रों से बचकर रज़ाई में छुपकर बात की जा सके। मुझे प्यार तो था नहीं, इसलिए कॉल करने का कोई प्रश्न ही नहीं था। इसके बाद रोज़ रात 10 बजे जब सब अपने अपने कमरों में होते, तब मैं उससे चैट कर रही होती। काफ़ी दिन तक यूं ही चैट करते करते हम दोनों एक दूसरे के बारे में थोड़ा बहुत जान गए थे। कुछ दिनों बाद उसने फिर मुझसे पूछा, क्या किसी को प्यार करती हो जो फ़ोन नहीं करती हो? मैंने कहा कि अभी मेरे पास फ़ोन नहीं है, जब होगा तभी फ़ोन करूँगी। तब उसने मुझे किसी के भी मोबाइल से मिस कॉल करने को कहा। वैसे जब तक आज की तरह जियो नहीं था तब तक लड़कियां लड़कों को मिस कॉल ही किया करती थीं। कई प्रेम कहानी तो मिस कॉल से ही शुरू होती थी। कुछ दिनों बाद उसका जन्मदिन आया, जो फेसबुक वाला ही जन्मदिन था। अब तो सबके 2-2 जन्मदिन होते हैं, एक फेसबुक वाला, एक असली वाला। उसका भी फेसबुक वाला जन्मदिन था, तो मैंने उसकी टाइमलाइन पर जाकर उसको हैप्पी बर्थडे कह दिया। अब तक मेरे पास उसको कॉल करने का कोई कारण नहीं था, लेकिन अब एक मौका मिल गया था। मैंने उसी दिन शाम के समय उसके बताए गए नंबर पर एक पुराने नोकिया मोबाइल से छोटी सी मिस्ड कॉल करने के हिसाब से उसका नंबर डायल कर दिया। मेरे मिस्ड कॉल करते ही जैसे ही उसने कहा था, उधर से कॉल आ गया। मैंने बहुत हिचकिचाते हुए जल्दी से जन्मदिन की बधाई दी और कॉल कट कर दिया। मुझे उसकी और मेरी आवाज़ अच्छी लगी और उसे मेरी आवाज़ अच्छी लगी। अब वो मेरी आवाज़ सुनने के लिए रोज़ मिस्ड कॉल करने के लिए कहने लगा। मुझे भी उसकी आवाज़ पसंद थी, सो मैं भी उसको एक छोटी सी कॉल करती, फिर वो अपनी तरफ से कॉल करता, और जब ये रोज़ का सिलसिला हो गया, हम दोनों फ़ोन पर बात करने के अलावा चैट अब भी नियमित तौर पर करते थे। हर सुबह मुझे बस यही इंतज़ार रहता कि कब मेरा काम ख़त्म हो और मैं उसे कॉल करूं। वैसे कॉल करने के लिए घर के सभी सदस्यों के इधर उधर होने की भी प्रतीक्षा करनी पड़ती थी, क्योंकि वो तो लड़का था और वह अपने घर से बहुत दूर रहता था, जबकि मैं तो लड़की थी जिसे सबकी नज़र बचाकर फ़ोन करना पड़ता था, और वो फ़ोन भी जो किसी और का था। सुबह जब माँ, मेरी अपनी माँ नहीं थी परंतु अपनी ताई जी को ही मैं माँ कहती थी, अपने काम में व्यस्त होती और घर के दूसरे सदस्य बाहर होते, तब मैं उसे कॉल करती थी। इसके अलावा शाम के समय भी उससे बात हो जाती थी, जो 1 घंटे से पहले ख़त्म ही नहीं होती थी। इतनी बात होने के बाद भी अब तक मैं उसे मित्र भर मानती थी, और वो कब मुझसे प्यार करने लगा मुझे पता ही नहीं चला। वैसे एक लड़का और लड़की कहाँ अधिक दिनों तक सिर्फ मित्र बनकर रहते हैं। उनमें पहले दोस्ती वाला प्यार होता है और फिर प्यार वाला प्यार हो जाता है। मेरा प्यार अब भी दोस्ती वाला ही था। एक दूसरे की मित्रता सूची में आए 7 महीने से अधिक समय व्यतीत हो चुका था, और फ़ोन पर बात करते करते 4 महीने हो गए थे। वक्त धीरे धीरे अपने ही धुन में चला जा रहा था और मैं बहुत बेफिक्र सी रहने लगी थी।
उस नए इंसान की अपनी ज़िंदगी में आने की खुशी भी थी, क्योंकि मेरी वास्तविक दुनिया में सिर्फ एक ही मित्र थी जिसका नाम गुंजन था, और इसके अलावा किसी अन्य व्यक्ति से मेरा कोई मतलब नहीं था। मैं बहुत एकाकी और शर्मीली लड़की थी। मेरी रूखी सी ज़िंदगी में वो लड़का एक ताज़ी हवा के झोंके जैसा आ गया था, जिसकी हवा कब मुझे लग गई पता ही ना चला। उसके बारे में मैं अपनी मित्र पूजा को बताती चली गई। पूजा प्रतिदिन मुझसे उसका फ़ोटो मांगती। एक दिन रात को मैं उससे चैट कर रही थी, तभी अचानक से मेरे चैट बॉक्स में आई लव यू लिखकर आया, वो भी एक नहीं बल्कि 7 बार। ये लिखने वाला कोई और नहीं बल्कि वही लड़का था जिसे मैं अपना मित्र ही कहती थी। इतने महीनों में पहली बार उसने मुझसे प्रणय निवेदन किया था। इस आई लव यू को पढ़कर कोई आश्चर्य तो नहीं हुआ, बस शरीर में अजीब सी सिरहन दौड़ गई। मैंने सेम टू यू लिखकर अपना कंप्यूटर बंद कर दिया। मन में बहुत ख्याल आ रहे थे, क्योंकि इससे पहले कभी किसी और ने इस तरह प्रत्यक्ष प्रेम का इजहार मुझसे नहीं किया था। अगले दिन सुबह मैंने उसे कॉल किया तो उसने फिर से मुझे वही शब्द कहे। इस बार मैंने भी उसे आई लव यू कह दिया। मेरे आई लव यू कहते ही वो खुशी के मारे चिल्लाने लगा। उस वक्त मुझे उससे प्यार सिर्फ लगाव था, फिर भी उसका मन रखने के लिए मैंने उससे आई लव यू कह दिया। फिर धीरे धीरे कब मुझे असली वाला प्यार हो गया पता ही नहीं चला। अब हम दोनों एक दूसरे से रात भर चैट करते और दिन में फ़ोन पर बतियाते थे। रात में चैट और दिन में फ़ोन की वजह से मेरी नींद अधूरी ही रहती थी। प्यार में पड़ने वाले लोग कहाँ नींद का ख्याल करते हैं, वो तो अपने सपनों के राजकुमार या राजकुमारी के ख्यालों में ही डूबे रहते हैं। कोई भी दिन नहीं होता था जब हम बात ना करते हों, और इस तरह से 1 साल कब बीत गया पता ही नहीं चला। अब तक उसने मेरी कोई तस्वीर नहीं देखी थी और वो हर रोज़ मुझसे मेरी तस्वीर मांगता था। सोशल मीडिया पर अपनी तस्वीर लगाना मैं सुरक्षित नहीं समझती थी, तो अब तक मेरी कोई तस्वीर उसने देखी भी नहीं थी। वो बिना देखे ही मुझसे प्यार करता था। वैसे उसने अपनी तस्वीर लगा रखी थी जिसे मैं प्रतिदिन देखती थी। उसके काले घुंघराले बाल जो मुझे बेहद पसंद थे, उसका माथा हमेशा ढका रहता था। रंग थोड़ा सांवला था और बड़ी बड़ी आँखें। कुल मिलाकर एक अच्छी पर्सनैलिटी थी, और उन आँखों में अजीब सा आकर्षण था जो किसी को भी अपनी ओर आकर्षित कर सकता था। इस तरह बिना देखे और बिना मिले हम दोनों एक दूसरे से प्यार करने लगे थे। हम जब भी किसी को भी अपनी प्रेम कहानी बताते हैं तो सब इसे फिल्मी समझते हैं और हमें हीर रांझा, लैला मजनू जैसे उपनाम देते हैं। हमारा प्यार परवान चढ़ चुका था और अब उसने बिना मुझे देखे ही मुझसे शादी का फैसला भी कर लिया था। ऐसा नहीं कि हम दोनों ने एक दूसरे से मिलने का कोई प्लान नहीं बनाया था, पर हमारे शहरों की दूरी इतनी ज़्यादा थी कि मिलना संभव ना हो सका। तभी कुछ दिनों बाद हमारे चचेरे भाई की शादी फाइनल हुई और मैंने उसी दौरान उसको अपने यहाँ मिलने के लिए बुलाने का फ़ैसला किया। लेकिन ये प्लान तब अधूरा रह गया जब मुझे पता चला कि उसी दौरान उसकी छोटी बहन की शादी है। लेकिन अपने चचेरे भाई की शादी के दौरान की वो तस्वीरें जिसमें मेरा भी चेहरा था, आखिरकार वो मैंने उसके मैसेंजर पर भेज दी, जिन्हें देखकर वो बहुत ही खुश हुआ, क्योंकि मैंने अब तक उसे अपने बारे में यही कहा था कि मैं ज़्यादा खूबसूरत नहीं हूँ, जबकि उस वक्त मैं ठीक ठाक दिखती थी। इतने दिनों का प्यार, वो भी बिना मिले हुए। बहुत अजीब बात थी ये, पर प्यार तो आखिर प्यार ही होता है, और वही प्यार मेरी सूनी ज़िंदगी जिसमें वो रंग भरने आया था। अब मुझे अपनी ज़िंदगी अच्छी लगने लगी थी। मैंने उसे अपनी तरफ से कॉल करने को मना कर रखा था। हमेशा मैं ही उसको मिस कॉल करती और तब वो मुझे कॉल बैक करता था। इधर मेरे परिवार में भी अब मेरे विवाह की बातचीत होने लगी थी। मेरे घर वाले अब तक मेरे प्यार से अनजान थे। अपने घर में विवाह की बात सुनकर मेरा तो दिल ही बैठ गया, क्योंकि शादी तो मैं भी उसी से ही करना चाहती थी। विवाह की बात सुनने के बाद मुझे एहसास हुआ कि मैं उससे कितना प्यार करती थी, शायद बहुत ज़्यादा। हम सब किसी चीज़ को तब एहसास कर पाते हैं जब वो दूर जाने वाली होती है। जैसे परीक्षा हॉल में परीक्षार्थी को सबसे ज़्यादा तभी लिखना होता है जब अध्यापक उत्तर पुस्तिका जमा करने वाला होता है। विवाह अपने समाज में बहुत महत्वपूर्ण मुद्दा होता है। लड़की 20 के पार हुई नहीं कि उसके विवाह की चिंता शुरू हो जाती है। इसी के अनुसार मेरे घर वालों ने भी मेरे लिए विवाह योग्य वर ढूंढना शुरू कर दिया, जो उन्हें शीघ्र मिल भी गया। लड़का वायुसेना में कार्यरत, ऊपर से दिखने में राजकुमार। अब मेरा तो दिल ही डूबने लगा था, क्योंकि मेरा राजकुमार तो वही था जिसे मैं प्यार कर बैठी थी। अब मेरे घर वाले उस लड़के को मिलने जाने वाले थे जिसे उन्होंने मेरे लिए चुना था। विवाह का पहला कदम तो लड़की की फ़ोटो से ही शुरू होता है, सो मुझे भी
एक वही साड़ी वाला फ़ोटो खिंचवाने को कहा गया। अब तो लड़कियां चाहे जीन्स पहने हो या टॉप, लेकिन शादी के लिए तो लड़कों को वही फ़ोटो चाहिए जिसमें लड़की 6 मीटर की साड़ी लपेटे और बहुत सीधी सादी दिखे। मैंने तो अभी इस मसले पर सोचा भी नहीं था और घर वाले फ़ोटो के लिए कह रहे थे। फ़ोटो का मतलब था कि विवाह का एक कदम पूरा हो जाना। मैं बहुत ही परेशान थी और वो भी बहुत हैरान था। वह अपने घर में तो मेरे विषय में कुछ बता चुका था, पर मैंने अपने घर वालों में कुछ भी बताने की हिम्मत नहीं की थी। हिम्मत करती भी कैसे? हमारे समाज में प्यार की बात करना ही बहुत मुश्किल काम है। फ़ोटो खिंचाने की बात को एक दिन तो मैंने टाल दिया, परंतु अधिक दिनों तक इसे टालना संभव नहीं था। अब अपने प्यार के बारे में घर में बताने के अलावा कोई रास्ता नहीं था, लेकिन बताना आसान भी नहीं था। मानसिक रूप से हैरान परेशान मैं रात रात भर जागती। आखिरकार मैंने घर में सच बताने का कठिन निर्णय लिया। मेरी माँ बहुत ही सख्त किस्म की महिला और बड़े भाई से तो मुझे डर ही लगता था। कभी कभी मन करता था कि घर वालों को बताए बिना ही कोर्ट में शादी कर ली जाए, लेकिन ये सब कहना जितना आसान होता है, करना उतना ही मुश्किल होता है। अगले दिन सुबह मेरे घर में फिर से मुझे फ़ोटो के लिए कहा गया। जब भी मुझसे कहा जाता तो मैं कोई ना कोई बहाना बनाकर टाल देती, लेकिन बहाने भी कब तक बनाए जा सकते थे। इसलिए अब मैंने भी घर में सच बताने का दृढ़ निश्चय कर लिया, क्योंकि 100 झूठ बोलने से एक सच बोलना ज़्यादा अच्छा होता है। सच बोलने के लिए भी साहस की ज़रूरत होती है और यही साहस आपको विजयी बनाने की क्षमता रखता है। ऐसा नहीं कि इससे पहले मैंने घर में बताने की कोशिश नहीं की। घर का माहौल देखकर कभी हिम्मत ही नहीं हुई। लड़कियों के लिए ये सब बेहद मुश्किल होता है, क्योंकि उनके आगे परिवार की इज्जत का सवाल रख दिया जाता है। वो बसंत पंचमी का दिन था जब पापा ने ऑफिस से आते ही मुझे फ़ोटो के लिए कह दिया। अब मेरे आगे कोई चारा नहीं था और मैंने अपने पापा से सीधे ही शादी के लिए इनकार कर दिया। मेरा इनकार सुनते ही उनको बहुत झटका सा लगा। सारा माहौल देखकर तुरंत ही घर के अन्य सदस्य जमा हो गए। कुछ ही मिनटों में सबकी गुस्से से भरी नज़रें मेरी ओर हो गईं। डर के मारे मेरा दिल तो ज़ोर ज़ोर से धड़क रहा था और हाथ पैर कांप रहे थे। अब सबके सवालों के तीर एक एक करके मेरी तरफ आने शुरू हुए। मसलन, लड़का कौन है, क्या करता है, कहाँ रहता है, क्या तुम उससे मिली, क्या तुमने उससे बात की? मैंने एक एक करके सबके जवाब देना शुरू किया। इसी दौरान मेरे भाई ने मुझसे मेरा फेसबुक पासवर्ड मांग लिया, जो मैंने उन्हें दे दिया। पासवर्ड मिलते ही उस लड़के की पूरी कुंडली निकाली जाने लगी। मेरी माँ ने गुस्से में आकर मुझे भला बुरा कहना शुरू कर दिया। सच बोलने की कीमत मुझे चुकानी पड़ रही थी। सभी की कटीली बातें मेरे हृदय को भेद रही थीं। मेरी आंखों से आंसू बहते ही जा रहे थे। क्या होने वाला है, क्या होगा अब, मुझे कुछ पता ही नहीं था। मुझे अपने प्यार का भविष्य अंधकार में नज़र आने लगा था। तभी कुछ देर बाद पापा ने मुझसे उसका नंबर लिया और उसको कॉल की और उसके पिताजी से शादी की बात की, लेकिन उसके पिता ने हम दोनों की शादी के लिए इनकार कर दिया। अब तो मेरे लिए विकट परिस्थिति बन गई थी। परिवार में भी अपमान झेलना पड़ रहा था और उधर से मिले इनकार ने मेरा हृदय छलनी कर दिया था। मेरा मन शोक के समुद्र में डूब गया। घर का माहौल बेहद बोझिल हो चुका था। मैं सबसे दूर चले जाना चाहती थी। उसी समय मेरे परिवार ने एक सवाल और किया, क्या तुम उससे मिली हो? ये सवाल मेरे लिए बहुत कठिन था, क्योंकि मैं तो उससे कभी मिली ही नहीं थी। फिर भी पता नहीं क्या सोचकर मैंने कह दिया कि मैं उससे मिली हूँ। इसके बाद वही हुआ जिसका मुझे डर था। मेरा कहीं भी आना जाना बंद हो गया। अब मेरी एकाकी ज़िंदगी और भी नीरस हो गई। मन में आत्महत्या तक के विचार आ जाते थे। घर में मेरी कोई भी सहेली आती तो माँ भी वहीं बैठी रहती, शायद यह सोचकर कि कोई मेरी मदद ना कर दे। इस तरह अब मेरे पास उससे संपर्क करने का कोई साधन नहीं था। प्यार जैसे मामलों के बाद आपके मित्र भी आपसे किनारा कर ही लेते हैं। उधर वो भी परेशान था। मेरे घर वाले मेरी शादी करने की कोशिश में लगे थे और उसके घर वाले उसकी शादी की कोशिश कर रहे थे। अब हम दोनों के पास एक दूसरे की कोई खबर भी नहीं थी। मेरी आंखें रोज़ मेरे गालों को आंसुओं से भिगोती थीं। हर रोज़ उसके फ़ोन आने की उम्मीद लिए बैठी रहती। फ़ोन आता भी कैसे? घर वालों ने लैंडलाइन कट करा दिया और कंप्यूटर में एक पासवर्ड लगा दिया। किसी को अपना मोबाइल चार्ज करना होता तो वो अपने सामने ही चार्ज करता। उस दौरान ना जाने कितनी रातें खुली आंखों में ही बीती।
मेरे घर के लोग मुझसे नफ़रत करने लगे। मेरा प्यार किसी को मंजूर नहीं था। घर के लोग दूसरी जगह विवाह करने के लिए जाते तो मेरा मन और भी दुखी हो जाता था। इस तरह 5 महीनों का वक्त उससे बिना बात किए गुजर गया। मेरा मन तो बहुत करता था कि उससे बात हो जाए, बस वो एक बार मुझे कह दे कि वो अब भी मुझसे प्यार करता है। आखिरकार एक दिन उसने मेरे भाई को फ़ोन किया कि वो मेरे घर आ रहा है। इस तरह के मामलों में लड़की के घर जाना मतलब ओखली में सिर देना। उसके आने की बात सुनकर मेरा मन तो बहुत खुश हुआ, लेकिन मुझे उसके आने का विश्वास नहीं था। मेरे घर वालों ने मुझे इस विषय में कोई भी जानकारी नहीं दी थी, लेकिन जब प्यार की बात हो तो आशिक पाताल की बात भी पता कर लेते हैं। वही हाल मेरा था, लेकिन शायद आखिरी समय में उसका भी धैर्य जवाब दे गया होगा और वो मेरे घर नहीं आया। तब तक मेरे बीएड की परीक्षाएं आ गईं और मुझे कड़ी सुरक्षा में परीक्षा देने के लिए भेज दिया गया। शायद मेरे घर वालों को लगता होगा कि मैं घर छोड़कर उसके पास ना चली जाऊं। मैं जब भी कभी मंदिर जाती तो अपने प्यार के लिए प्रार्थना करती। आखिर मेरा पहला प्यार जो था, पहला प्यार की खुशबू होती ही ऐसी है जो ताउम्र आपकी यादों में महकती रहती है। प्यार सर्दी और गर्मी जितना महसूस करोगे उतना ही बढ़ता जाता है। जब उससे बात करती थी तो प्यार का एहसास इतना न था, लेकिन अब मेरे हर एहसास में सिर्फ वही बस चुका था। हम दोनों बिना मिले बिना देखे एक दूसरे से प्यार करके जुदा हो गए थे। इस तरह 8 माह बिना एक दूसरे से बात किए गुजर गए। अब मुझे भी लगने लगा कि वो अब किसी और से प्यार करने लगा होगा। मेरे ऊपर दूसरे लड़कों से शादी का दबाव और भी होने लगा। मेरे घर में जो भी रिश्तेदार आते सबको मेरा हाल सुनाया जाता और रिश्तेदारों से मुझे समझाने को कहा जाता। बरसात का महीना था और समाचार पत्र में मैंने उसके ज़िले में भीषण बाढ़ की खबर पढ़ी। उसका शहर तराई क्षेत्र में था, सो कभी कभी वहाँ बहुत बाढ़ आ जाती थी। उसका शहर डूबने की खबर पढ़कर मेरा दिल भी डूबने लगा। मुझे उसका हाल जानने की फ़िक्र हुई। उसकी फ़िक्र ने मुझे उससे संपर्क करने को मजबूर कर दिया। जब उसके शहर में बाढ़ आई थी तो उसने अपने शहर की कुछ तस्वीरें सोशल मीडिया पर पोस्ट की थी, जिसे मेरे परिवार के अन्य लोग देखते और मुझसे कहते कि उसका घर पानी में डूब गया है। ये सब सोचकर ही मेरा मन सिहर उठता था। उसकी फ़िक्र के बीच बड़ा सवाल यही था कि उससे संपर्क कैसे किया जाए। अब संपर्क तो करना ही था, सो मैंने घर के उसी लैंडलाइन को प्रयोग करने का फ़ैसला किया जो घर वालों ने लंबे अंतराल के बाद जुड़वा दिया था, लेकिन अब उसमें भी पासवर्ड था। खैर, बहुत कोशिशों के बाद मैंने उसका पासवर्ड अनुमान लगाकर जान लिया। अगले ही दिन जब माँ के अलावा घर के सभी सदस्य बाहर थे, तब धड़कते दिल के साथ मैंने उसका नंबर डायल किया। कुछ सेकंड बाद ही मेरा फ़ोन रिसीव हो गया और उधर से उसकी आवाज़ अगले ही पल मेरे कानों में थी। इतने महीनों बाद उसकी आवाज़ मेरे कानों में सुकून दे रही थी। वह भी मेरी आवाज़ सुनकर स्तब्ध था। हम दोनों हेलो बोलने के बाद शांत हो चुके थे। जज्बात आँखों से आंसू बनकर बह रहे थे। थोड़ी देर बाद उसने ही सवाल किया, कहाँ चली गई थी तुम? तुमने फ़ोन क्यों नहीं किया? क्या तुम्हें मेरी याद नहीं आई? एक साथ इतने सारे सवाल जिनका मैंने कोई जवाब नहीं दिया। बस मैंने भी एक सवाल ही पूछ लिया कि क्या तुमने शादी कर ली? दरअसल इन 8 महीनों में मेरे परिवार के अन्य लोग मुझे कहते कि जिसका तुम इंतज़ार कर रही हो वो शादी कर चुका है। लेकिन जब मैंने डरते डरते हुए उससे शादी का प्रश्न किया तो उसने बस एक ही जवाब दिया कि तुम्हारे बिना मैं शादी कैसे कर सकता हूँ। उसका जवाब सुनने के बाद दिल को जो सुकून मिला उसको बयान करना नामुमकिन है। तब तक मुझे माँ के आने की आवाज़ सुनाई दी तो मैंने जल्दी ही फ़ोन करने के वायदे के साथ फ़ोन काट दिया। फिर काफ़ी दिनों के बाद मेरे मन को सुकून मिला था। बहुत दिन बीत जाने की वजह से घर के लोगों को लगता था कि मैं उसे भूल चुकी हूँ, इसलिए मेरे ऊपर सबकी नज़र थोड़ी सी कम हो गई थी। 2 दिन बाद एक बार फिर से मैंने उसे फ़ोन किया और इस बार बातें शुरू हुई तो 1 घंटे से पहले समाप्त ना हुई। इस 1 घंटे में हम दोनों ने एक दूसरे से सारे बीते दिनों को साझा किया। कभी मैं रोने लगती तो कभी वो। फिर मैंने उससे पूछा कि इतने महीनों में तुम आए क्यों नहीं? तब उसने बताया कि कैसे उनके परिवार ने उसे यहाँ आने से रोक लिया था। शायद इतनी दूर आने के लिए किसी का भी परिवार इजाज़त नहीं देता। मैंने उसकी बात पर भरोसा करके उसे माफ़ कर दिया। अब फिर से हम एक दूसरे से
1 हफ्ते के अंतराल में बात करने लगे थे। इस दौरान वो बीएड करके एक कॉलेज में अध्यापन करने लगा था। मेरे घर वाले मेरी शादी की कोशिशों में जुटे थे, लेकिन उनके लिए समस्या वही थी कि मेरा कोई फ़ोटो उनके पास नहीं था। उनकी बहुत कोशिशों के बाद भी हमने कभी अपनी कोई फ़ोटो नहीं निकलवाई थी। इसी दौरान मेरे बड़े भाई की शादी तय हो गई। मेरे घर का माहौल अब बदलने लगा था, क्योंकि घर में शादी जो आ रही थी। वैसे तो मेरा मन उदास था, लेकिन अब उससे फिर से बात होने लगी थी तो थोड़ा बहुत मन खुश रहने लगा था। देखते ही देखते भाई की शादी हो भी गई। घर में नई भाभी आई थीं जो बहुत खूबसूरत थीं। उनके आने के बाद घर में बहुत खुशियां आ गई थीं। भाभी के घर आते ही उनको भी मेरे बारे में बता दिया गया और उनसे उनको अपना मोबाइल छुपा कर इस्तेमाल करने की सलाह दे दी गई। शुरू के दिनों में वो मुझसे बहुत कम बात करती थीं, लेकिन धीरे धीरे वो मुझसे घुल मिल गईं। उनकी शादी के बाद अब फिर से मेरी शादी के लिए लड़कों की खोजबीन की जाने लगी। एक के बाद एक लड़के, जिनमें कोई बैंकर, कोई इंजीनियर, कोई सैनिक, लेकिन मैं अब भी उसी से ही शादी करने पर अड़ी थी, जबकि मेरे घर वाले उसे बिल्कुल पसंद नहीं करते थे। मेरे घर वाले मेरी शादी बहुत बड़े घर में करना चाहते थे। उन्हें लड़का भी अच्छे पद वाला चाहिए था, जबकि वो एक मध्यम वर्गीय परिवार का लड़का था। मेरे और उसके परिवार के बीच में स्टेटस आड़े आने लगा था। वैसे भी प्यार का रंग वक्त के साथ साथ और भी गहरा हो जाता है। मेरे प्यार का भी रंग गहराता चला गया था। प्यार तो वह हवा है जिसका एक भी झोंका आपको छू गया तो उसके अलावा कोई और हवा फिर अच्छी नहीं लग सकती। मेरे घर वाले इस बात से अनजान थे कि मैं फिर से उससे बात करने लगी हूँ। मेरे चेहरे पर अब थोड़ी बहुत खुशी फिर से दिखाई देने लगी थी, जो उससे अलग होने के दौरान गायब हो गई थी। हमारी फेसबुक वाली मित्रता को अब 4 साल बीत गए थे। इन 4 सालों में हम अब तक एक बार भी नहीं मिले थे। मैं जब भी कभी उससे मिलने को कहती तो वह टाल देता। उधर उसके घर वाले भी उसके लिए कई लड़कियां देखने जा चुके थे, यद्यपि इसमें उसकी कोई रजामंदी नहीं होती थी। मैं अब भी बहुत छुप कर उसको फ़ोन करती थी और 5 या 10 मिनट से अधिक देर बात नहीं करती थी। एक दिन वह शिक्षक भर्ती परीक्षा का पेपर देकर लौट रहा था। उसी दौरान मैंने उसको फ़ोन कर दिया और उससे मिलने के लिए कह दिया। इस बार उसने आने के लिए हाँ कह दिया। पेपर के बाद वह अपने घर न जाकर सीधे मुझसे मिलने के लिए चल दिया। मेरा शहर उसके शहर से 350 किलोमीटर दूर था। मेरे सामने समस्या ये थी कि मैं घर से बाहर नहीं जाती थी तो उससे मिलती कैसे। फिर भी मैंने उसे आने के लिए मना ही लिया और उसे मिलने के लिए कोई जुगत लगाने की सोची। अगले दिन सुबह 9 बजे वह मेरे शहर में आ चुका था। 4 सालों में पहली बार एक दूसरे को देखने के लिए हम दोनों ही बेताब थे। अब तक सिर्फ तस्वीरों में ही एक दूसरे को देखा था, अब हकीकत में देखने की बारी थी। मैंने उसे एक स्थानीय रेस्टोरेंट का पता दे दिया था, जहां वो सुबह से ही आ चुका था। अब मैंने भी अपनी माँ से बाज़ार जाने की बात कही और ईश्वर की कृपा से माँ ने हाँ भी कह दिया। माँ मुझे अकेले बाज़ार नहीं जाने देती थी, लेकिन उस दिन वो शायद अच्छे मूड में थीं और अपनी स्वीकृति भी दे दी। मेरी तो खुशी का ठिकाना ही ना था। अपने प्यार को पहली बार देखने जो जाना था। आखिरकार जल्दी जल्दी तैयार होकर मैं अपनी एक पड़ोस की सहेली के साथ बाज़ार के लिए निकल गई। रास्ते में घर के किसी सदस्य के मिलने की संभावना थी, क्योंकि मेरे भाई उस दिन शहर से बाहर थे, इसलिए मिलने की संभावना नहीं थी। इतने सालों में पहली बार मिलना था, सो उसके लिए एक तोहफ़ा भी लेना ज़रूरी था। सो मैंने उसके लिए एक गुलाबी रंग का एक शर्ट खरीद लिया। अब उससे मिलने की बारी थी। मैं उसे ज़्यादा पहचानती नहीं थी, क्योंकि पहले उसका फ़ोटो देख लिया करती थी, लेकिन बीते 4 वर्षों में मैंने उसकी कोई तस्वीर भी नहीं देखी थी। फिर भी दिमाग में उसका घुंघराले बालों वाला वही चेहरा मेरी नज़रों में बसा हुआ था। थोड़ी ही देर बाद मैं उसी रेस्टोरेंट के पास थी, जहां वो रेस्टोरेंट के बाहर ही मेरा इंतज़ार कर रहा था। वो अपनी पीठ पर एक बैग टांग कर किनारे खड़ा था। मैंने उसको देखते ही पहचान लिया। कुछ ही पलों में एक दूसरे से नज़रें टकरा गईं और दोनों के ही चेहरों पर मुस्कान बिखर गई। 4 बरसों का इंतज़ार ख़त्म हो चुका था। मैंने उसे आँखों से ही रेस्टोरेंट में चलने का इशारा किया। अगले कुछ पलों में हम रेस्टोरेंट के अंदर थे। उसने मुझे अपने बगल वाली कुर्सी पर बैठने का इशारा किया। शब्द मौन हो गए थे, क्योंकि एक दूसरे के मन में असीम भावनाओं का ज्वार उमड़ रहा था। उसकी नज़रें बस मेरे ही चेहरे पर ठहर चुकी थीं। मैं जब भी उसकी ओर देखने की कोशिश करती तो उसकी नज़रों को अपनी तरफ देखकर खुद की नज़रें झुका लेती। काफ़ी देर तक एक दूसरे को देखने के बाद उसने मेरा हाथ अपने हाथों में लिया और फिर हम दोनों एक दूसरे से बात करते रहे। काफ़ी देर तक बात करने के बाद उसने 2 कप कॉफ़ी ऑर्डर की। मेरा हाथ अब भी उसके हाथों में ही था। कभी वो मेरे बालों को छूने की कोशिश करता, कभी मेरे गाल को।
उसे शायद अब भी विश्वास नहीं था कि मैं उसके पास हूँ। तब तक 2 कप कॉफ़ी हमारी टेबल पर थी। घबराहट के मारे मेरा बुरा हाल था, सो पहले मैंने ही कॉफ़ी पीना शुरू किया। आधा कप कॉफ़ी पीने के बाद मैंने कप टेबल पर रख दिया। मेरी बाकी बची कॉफ़ी को उसने ही समाप्त किया। हम दोनों अपनी ज़ुबान से कम, आँखों से ज़्यादा बातें कर रहे थे। पहली मुलाकात का एहसास बेहद खूबसूरत था। ख्वाहिश बस इतनी थी कि तेज़ी से गुज़रता वक्त रुक जाए, पर वक्त भला कहाँ रुकता है। आधा घंटा से अधिक गुजर चुका था। अब मुझे अपने घर जाना था। मैंने उसे अपना तोहफ़ा दिया, जबकि वह खुद मेरे लिए तोहफ़ा लाना भूल चुका था। अब मैंने उसे वक्त का हवाला दिया और घर वापस जाने को कहा। बेहद उदास मन से हम दोनों वहाँ से निकले। एक तरफ इतने वर्षों के बाद मिलने की खुशी, दूसरी तरफ अब अलग होने का गम हमारे चेहरों पर साफ झलक रहा था। हमने जल्द फिर से मिलने का वादा किया और घर वापस आने के लिए चल दिए। वापस जाते वक्त उसकी आंखों में भी नमी थी। हम दोनों अपने अपने घर जा तो रहे थे, लेकिन एक ही सवाल के साथ कि पता नहीं अब कब मिलेंगे। अगले दिन सुबह तक जब वह अपने घर वापस पहुंचा तो उसके घर वाले कहीं जाने की तैयारी कर रहे थे। पूछने पर पता लगा कि वो उसके लिए लड़की देखने जाने वाले थे। वह अपने परिवार का बड़ा बेटा था, इसलिए सब उसकी शादी जल्दी करना चाहते थे। वैसे उसका परिवार मेरे बारे में जानता तो था, लेकिन हमारे शहरों की भौगोलिक दूरी के कारण अपनी सहमति नहीं दे रहा था। इधर मेरे परिवार वाले भी उसे पसंद नहीं करते थे और हमारे रिश्ते के खिलाफ थे, क्योंकि उसके पास कोई सरकारी नौकरी नहीं थी। हम दोनों अब भी छुप छुप कर रोज़ बात किया करते थे, लेकिन सिर्फ दिन के समय, वो भी सिर्फ 10 मिनट। मेरे परिवार वाले भी रोज़ मेरे लिए नए रिश्ते तलाशते थे। आखिरकार एक दिन मेरे भाई के एक मित्र जो सरकारी सर्विस में थे, उनसे मेरा रिश्ता तय कर दिया गया। इस रिश्ते के लिए उन्हें मेरी तस्वीर की ज़रूरत भी नहीं पड़ी, क्योंकि उनके मित्र मेरे घर आते थे और मुझे देखने की उन्हें ज़रूरत ही नहीं थी। मेरा रिश्ता तय भले ही हुआ था, लेकिन मेरा दिल तो उससे ही जुड़ा था। उसके बिना जीना भी नामुमकिन लगता था। उसके प्यार ने मुझे बहुत धैर्यवान बना दिया था। अब मेरे मन में फिर से उदासी अपना घर कर ली थी। जिससे मेरा रिश्ता तय हुआ था, उसने तो मुझे देखा था, लेकिन उसके परिवार ने मुझे नहीं देखा था, इसलिए उसके घर वाले आने वाले थे। मेरे मन मस्तिष्क में बहुत उथल पुथल मचा हुआ था। मेरे सामने 2 ही रास्ते थे, या तो मैं अपने परिवार से विद्रोह कर दूं, या उनके फैसले को मान लूं। अब मैंने उसको फ़ोन करके रिश्ता तय होने की बात बता दी। तब उसने मुझे घर पर रिश्ते से इनकार करने की सलाह दी। वह खुद भी मुझे बहुत प्यार करता था, लेकिन परिवार और समाज प्यार की बातों को प्यार से सुनता ही कब है। मुझे प्यार और परिवार में से एक को चुनने की नौबत आ चुकी थी, लेकिन मैं परिवार और प्यार में सामंजस्य बिठाना चाहती थी। परिवार को छोड़ना बहुत ही कठिन निर्णय होता है। परिवार से स्नेह होने के कारण मैं अपने परिवार से दूर नहीं रह सकती थी। आखिरकार मैंने अपने घर में उस शादी से मना करने का फैसला सुना दिया। घर वाले फिर से बेहद नाराज़ हो गए और सारी रात बैठकर मुझे समझाते रहे। पिताजी ने तो साफ इनकार ही कर दिया। हर कोई मुझे नसीहतें देने पर तुला था। पिताजी ने मुझे खुद के तय किए लड़के से शादी करने का फरमान सुना दिया, लेकिन मैंने फिर से मना कर दिया और अपने रूम में चली गई। मजबूर होकर मेरे घर वालों ने तय किए हुए रिश्ते को मना तो कर दिया, लेकिन मुझसे बात करना भी बंद कर दिया। सब मुझसे बात करना बंद कर चुके थे, लेकिन मेरी भाभी, जो मुझसे बहुत प्यार करती थीं, वो अगले दिन मुझे बाहर घुमाने ले गईं। लेकिन उन्होंने घर की बहू होने का फ़र्ज़ निभाते हुए मुझे घर वालों के द्वारा पसंद किए गए लड़के से शादी करने की सलाह दी। लेकिन मेरा मन तो उसी का हो चुका था। घर वालों की उदासी देखकर मेरा मन भी उदास था। मन में तो आ रहा था कि सबकी बात मान लूं, लेकिन एक तरफ प्यार, दूसरी तरफ परिवार था। मैं अपने परिवार से बहुत प्यार करती थी और परिवार से हमेशा के लिए अलग नहीं होना चाहती थी। अपनी सगी माँ की मौत के बाद एक परिवार मैं खो चुकी थी और अब दूसरा परिवार नहीं खोना चाहती थी। परिवार और प्यार में से एक को चुनना बहुत कठिन होता है। लड़कियां वैसे भी भावनात्मक तौर पर कमज़ोर ही होती हैं। मेरे मन में भी अपने परिवार के लिए भावनाएं थीं। आखिरकार मैंने भैया से हाँ तो कर दिया था। साथ ही मन में सोचा, जब वो लड़का मुझे देखने आएगा तो मैं चुपके से मना कर दूंगी। शायद मेरे घर वाले मेरा इरादा जान गए और
आखिर में घर वालों ने खुद ही उन्हें ना कह दिया। वो कहते हैं ना कि एक मुसीबत ख़त्म नहीं होती और दूसरी शुरू हो जाती है। उधर उसके माता पिता उस पर लगातार शादी का दबाव बना रहे थे। आखिर वह अपने घर का बड़ा बेटा जो था। अब उसके माता पिता उसके लिए लड़की देखने जाने वाले थे, क्योंकि वह स्वयं कहीं भी जाने से इनकार कर देता था। वैसे उसके पिता बेहद अनुशासित थे और उन्होंने उसे जल्द शादी करने का आदेश जारी कर दिया था। लेकिन वह शादी तो मुझसे ही करना चाहता था। अब वह मेरे बिना शादी करे भी तो कैसे, क्योंकि मेरा परिवार अब तक राजी नहीं था। ये दिन हमारे प्यार के लिए अग्नि परीक्षा जैसे थे। अब हम दोनों एक दूसरे से हर पल जुड़े रहना चाहते थे, लेकिन मेरे पास खुद का मोबाइल नहीं था। मैंने इसका भी एक तरीका निकाला। घर के कबाड़ से एक पुराना मोबाइल लेकर उसे चालू कर लिया। अब मैं 24 घंटे उससे जुड़ी रह सकती थी। अब हम दोनों रात में 11 बजे से लेकर सुबह 3 बजे तक बात किया करते थे। जब सारे लोग सो जाते थे तब हम जागते थे। ये प्यार यूं ही आपकी नींद चुरा लेता है। एक दिन बात करते हुए उसने बताया कि उसके घर वाले लड़की देखने जाने वाले हैं, इसलिए मुझे 3 दिन के अंदर ही मेरे घर में से किसी को उसके घर रिश्ते की बात करने भेजना पड़ेगा, अन्यथा उसके पिता उसका रिश्ता तय कर देंगे। मेरे लिए ये बहुत ही मुसीबत की बात थी, क्योंकि मेरे घर वाले उसका नाम तक सुनना पसंद नहीं करते थे। मेरा परिवार तो बस इसी प्रतीक्षा में था कि कैसे भी उसकी शादी जल्द कहीं हो जाए, तो मजबूरी में मुझे परिवार के मुताबिक शादी करनी पड़ेगी। अब मेरे पास सिर्फ 3 दिन थे। अगले दिन मेरे मामा जी मेरे घर आए। अन्य रिश्तेदारों की तरह उन्हें भी हमारे रिश्ते के बारे में मालूम था। पहले तो उन्होंने भी मुझे 2-4 डायलॉग सुनाए और मुझे परिवार की बात मानने की हिदायत भी दी, लेकिन मैंने उनसे साफ तौर पर बात कही और शादी करने से मना कर दिया। अब मेरे घर वाले तो उनके यहाँ जाते नहीं, सो मैंने मामा जी से उसके यहाँ जाने की गुजारिश की। पहले तो उन्होंने जाने से इनकार किया, फिर उससे फ़ोन पर बात करने की बात कहकर वो चले गए। अगले दिन उन्होंने उसके पिताजी को फ़ोन किया और फ़ोन करते ही उन्हें कहा कि आपका लड़का मेरी लड़की से बात करता है, उसको सुधार लीजिए और अपने लड़के से कहिए कि मेरी लड़की को भूल जाए। अब उसके पिताजी ठहरे गुस्से वाले, सो उन्होंने भी मेरे मामा को डांट दिया और दोबारा फ़ोन न करने की हिदायत दे दी। मेरा सारा प्रयास उल्टा हो गया। दरअसल मेरे मामा जी भी वहाँ मेरा रिश्ता नहीं चाहते थे और सारा खेल बिगाड़ने के लिए उन्होंने ये चाल चल दी थी। उसके घर वाले और भी ज़्यादा नाराज़ हो गए थे, क्योंकि ये उसके पिता के स्वाभिमान पर चोट करने जैसा था। उसके पिताजी सरकारी स्कूल में प्रधानाध्यापक थे और उनके लिए ये बात बहुत असहनीय थी। अब मुझे कोई उम्मीद नहीं बची थी। प्यार में धैर्य रखना बहुत ज़रूरी होता है, सो मेरे पास भी वक्त का इंतज़ार करने के अलावा और कोई रास्ता नहीं था। 3 दिन की अवधि भी ख़त्म हो गई। अब तो मेरा दिल और दिमाग काम ही नहीं कर रहा था। जब आप प्यार में होते हैं तो आप दिल की ही सुनते हैं। यदि आप भी किसी से प्यार के घरौंदे में हैं तो अपने दिल की ही सुनिए। अब मानसिक तनाव में होने के कारण मेरी तबीयत भी खराब होने लगी। शायद मेरी हालत देखकर एक दिन मेरे भाई ने बातों ही बातों में मुझसे उसका नंबर लिया और उसे फ़ोन किया। फ़ोन पर भाई ने पहले तो उससे उसकी शिक्षा के बारे में पूछा और फिर नौकरी, जो अब तक उसके पास नहीं थी, बावजूद इसके उसकी वो उच्च शिक्षित था, उसके बारे में पूछताछ की। भाई ने पहले तो उसे हमारे परिवार और सामाजिक और भौगोलिक स्तर के अंतर को समझाने की कोशिश की, लेकिन वो हार मानने वालों में से नहीं था। उसने भैया के हर तर्कों का खूबसूरत जवाब दिया और अंत में भैया को अपने घर आने को राज़ी कर लिया। भैया के आने की बात सुनकर उसके पिता ने लड़की देखने का कार्यक्रम स्थगित कर दिया। अगले सप्ताह भैया वहाँ जाने वाले थे। मेरा मन बहुत खुश हो गया था। मुझे अपनी मंजिल मिलती नज़र आ रही थी। वह खुश होकर भैया के आने का इंतज़ार कर रहा था। जिस दिन भैया को उसके यहाँ जाना था, उसी दिन भैया की विद्यालय में परीक्षा की ड्यूटी आ गई। भैया का जाना स्थगित हो गया। जैसे ही उसको भैया के ना आने की बात पता चली, वैसे ही वो बहुत ही गुस्से से भर गया, क्योंकि उसका सारा परिवार बेसब्री से मेरे भाई की प्रतीक्षा कर रहा था। वक्त हर मोड़ पर आपका इम्तिहान लेता है। आप खुद को कैसे संयत करते हैं, ये आप पर निर्भर है। मैंने उसे शाम को फ़ोन किया। वो तो पहले ही गुस्से में था। फ़ोन उठाते ही उसने कहा, अब दोबारा फ़ोन ना करना, किसी को भी मत भेजना, तुमने मेरी बेइज्जती करा दी। इतना सुनते ही मेरा तो दिल ही बैठ गया। आँखों से आंसू झरझराने लगे।
मुझे उससे इतनी नाराज़गी की उम्मीद नहीं थी। वो गुस्से में बोलता चला जा रहा था और मैं बेसुध सी उसे सुन रही थी। जब उसने फ़ोन रख दिया तब मुझे होश आया और मैंने भी दोबारा फ़ोन ना करने का फ़ैसला किया। लेकिन फ़ोन ना करने के फ़ैसले पर हम दोनों में से कोई भी कायम नहीं रह पाता था। बिना उसे फ़ोन किए मुझे बिल्कुल भी चैन नहीं आता था। आखिरकार रात में उसने मुझे फ़ोन किया और अपने गुस्से के लिए मुझसे सॉरी भी कहा। अब अगले सप्ताह तक मेरे भाई की ड्यूटी समाप्त हो गई और फिर से उन्होंने वहां जाने के लिए उसे फ़ोन किया। इस बार उसने मुझे आखिरी चेतावनी दी, इस बार यदि कोई नहीं आया तो रिश्ता ख़त्म समझना। अगले दिन मेरे ताऊ जी, जो भैया के साथ जाने वाले थे क्योंकि मेरे पिताजी ने वहां जाने से इनकार कर दिया था, घर आए। उन्होंने भी मुझे आखिरी बार समझाने का प्रयास किया और मुझे अपनी ज़िद छोड़ देने को कहा। वैसे मैं अपने ताऊ जी से भावनात्मक तौर पर जुड़ी थी और उन्हें बहुत पसंद भी करती थी। उनके सामने मेरी ज़ुबान से कोई शब्द नहीं निकला क्योंकि उन्होंने मुझे काफ़ी कुछ सुना दिया था। मेरी भावनाएं आहत हो चुकी थीं। उनके शब्दों ने मेरे हृदय पर गहरा आघात कर दिया था। मैंने एक ही शब्द में उन्हें नकारात्मक उत्तर दिया और आंखों में नमी लेकर वहां से चली गई। सुबह भैया, मेरे चचेरे भाई और ताऊ जी वहाँ जाने के लिए उन्हीं मामा जी के साथ निकले जिनका उसके पिताजी से झगड़ा हुआ था। 9 घंटे की यात्रा करने के बाद वो सब उसके घर पहुँचे। उसने स्वयं ही सुबह से सारी तैयारी की थी। वैसे उसके पिता अब तक उससे नाराज़ थे और मेरे घर वालों से बात नहीं करना चाहते थे, लेकिन उसकी माँ के समझाने पर वो तैयार हो गए। पहले तो जैसा कि सब रिश्ते वालों का स्वागत होता है उसी तरह व्यवहार हुआ और फिर विवाह की बात शुरू हुई। बात शुरू होते ही मेरे चचेरे भाई ने उससे सवाल किया, इतनी पाबंदी के बाद भी तुम दोनों बात करते हो क्या? तुम दोनों कब तक ऐसे एक दूसरे संपर्क में रहते हो? भैया ने उसको पूछा, तुम दोनों अब तक एक दूसरे के संपर्क में कैसे हो? इस सवाल पर उसने कहा कि इसका जवाब अपनी बहन से ले लो। ये कहकर वह वहाँ से चला गया। अब उसके पिता और मेरे ताऊ जी में तीखी बहस शुरू हो गई। बहस होते होते बात बिगड़ने के कगार पर पहुँचने ही वाली थी, तभी मेरे बड़े भाई ने शालीनता से मामले को संभाल लिया। धीरे धीरे करके दोनों तरफ की गर्मी शांत हो रही थी और भविष्य के संबंधों की फुहार पड़ने लगी थी। दोनों तरफ नाराज़गी थी, लेकिन हम दोनों की जिद और कभी न छूट सकने वाले प्यार को देखकर अब दोनों पक्षों ने अपनी मौन स्वीकृति दे दी। मेरे ताऊजी द्वारा उसके परिवार वालों को मेरे घर आने का निमंत्रण दिया गया। इतने वर्षों की प्रतीक्षा के बाद आखिरकार उसके माता पिता और उसकी बहन मुझे देखने आने वाले थे। वह भी अपने परिवार के साथ मुझे मिलने वाला था। 7 वर्षों के प्यार के सफ़र में हम दोनों सिर्फ दूसरी बार मिलने वाले थे। पहली बार हम दोनों छुपकर मिले थे, लेकिन इस बार अपने परिवार की सहमति से हमारा मिलन हो पा रहा था। उस आखिरी रात पता नहीं घबराहट थी या खुशी, मुझे सारी रात करवटें बदलते बदलते ही कटी। अगले दिन सुबह 10 बजे मेरे घर के सामने था। यद्यपि मैं उसे देख नहीं पा रही थी क्योंकि मैं अंदर तैयार हो रही थी। उसकी उपस्थिति को अपने आसपास महसूस जरूर कर रही थी। औपचारिक चाय पान के बाद मुझे एक कमरे में बिठाया गया। आज के समय में भी जब लड़के लड़की को देखने जाते हैं तो पहले नज़र तभी मिलती है जब लड़की चाय की ट्रे लेकर पेश होती है। इस मामले में मैं भाग्यशाली थी, मुझे चाय लेकर पेश नहीं होना पड़ा। वैसे मुझे लगता है कि किसी भी लड़की को ट्रे लेकर जाना पसंद नहीं होता होगा, लेकिन ये लड़के ये सब कहाँ समझते हैं। चाय पीकर वो अपनी माँ के साथ उसी कमरे में आया जहाँ मैं बैठी थी। मैंने हल्की तिरछी नज़र से उसे देखा। हल्के गुलाबी रंग के कपड़ों में वो बहुत ही आकर्षक लग रहा था। उसके चेहरे पर वही घुंघराले बाल लटक रहे थे जिनको देखकर मुझे उससे प्यार हो गया था। अब उसकी माँ ने मुझसे बात करना शुरू किया। उसकी माँ मुझे पसंद करती थी, सो उन्होंने मुझसे ज़्यादा पूछताछ नहीं की। मेरी और उनकी बात के बीच बीच में वो हल्की नज़रों से मुझे देख लेता था। उन पलों पर मुझे अब भी विश्वास नहीं हो रहा था। मैं उसके और वो मेरे सामने बैठा था। मेरे घर वाले जो उससे नफ़रत करते थे अब वही उसके लिए मिठाइयाँ लेकर आ रहे थे। हम दोनों के मस्तिष्क में अपने प्यार के बीते 7 सालों के दृश्य उभर रहे थे। थोड़ी देर में उसके पिताजी मुझे मिलने आए। उनको देखकर मुझे बहुत घबराहट होने लगी।
क्योंकि वो बहुत ही अनुशासित व्यक्ति थे। लेकिन मेरी उम्मीद के विपरीत वो मुझसे बहुत ही नरमी से पेश आए। थोड़ी ही देर में उनकी अनुमति से उसने मुझे सगाई की अंगूठी पहना दी। हमारे 7 वर्षों के अनोखे प्यार को मंजिल मिल चुकी थी। आप सबको भी अपने प्यार की मंजिल मिले।